नाउ लास्ट टाइम एसिडिक नेचर डिस्कस किया था, किसके किसके लिए हमने पढ़ा था, याद है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। अब एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? जो H+ देता है, राइट? और ब्रोस्टेड एसिड क्या होते हैं? जो H+ देते हैं, नो सॉल्वेंट H+। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, राइट? अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड, जिसके पास जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, एसिडिक नेचर कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, एसिडिक नेचर ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर हमने पढ़ लिया है, के पीके भी हमें पता है। अब एक न्यू टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एसिड बेस टाइप रिएक्शन की बात हो रही है, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट? तो एक सबसे पहले रिएक्शन ले रहा हूं मैं, जनरल रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दूं, समझ में आया? तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या ये रिएक्शन होगा। तो अब हो या ना हो, हम रिएक्शन पहले करवा के चेक कर लेंगे। पहले रिएक्शन लिख लो। अगर ये एसिड है, H+ देगा, और ये बेस है, राइट? ये बेस है और ये क्या है? एसिड। तो एसिड को बेस पसंद है, इजीली H+ दे देगा, और ये बेस जो है इजीली क्या करेगा? इस H को ले लेगा और सोडियम इधर ट्रांसफर कर देगा। मिलेगा क्या? RC≡ONA, सॉल्ट ऑफ एसिड। और ये क्या मिला? ये बेस को मैं सॉल्ट ऑफ एसिड भी बोल सकता हूं। अब यहां क्या मिला पता है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बाद में CO2 एंड वाटर में भी जाता है, राइट? बट ये कार्बोनिक एसिड है। यहां पे एक स्टेटमेंट बोला था, कौन सा? कार्बोनिक एसिड इज अ वीकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। वो स्टेटमेंट याद है? ये कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक। ये क्या है? कार्बोनिक। अब ये वीक होगा, राइट? और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। कैसे पता? स्टेटमेंट से। अब ये रिएक्शन मैं रिवर्सिबल भी मान लेता हूं। क्वेश्चन ये होगा कि ये रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो रिएक्शन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ये एसिड स्ट्रॉन्ग हो और ये एसिड वीक हो। इस एसिड को अगर मैं एसिड 1 मान लूं, क्या मान लूं? एसिड 1। और इस एसिड को क्या मानूं? एसिड 2। ये पॉइंट समझाया नहीं? तो जो प्रोडक्ट में एसिड निकल रहा है उसको एसिड 2 माना, जो रिएक्टेड है उसको एसिड 1 माना। तो एसिड 1 is more reactive than more acidic than acid 2, then reaction are feasible. Acid 1 is a more acidic than acid 2, reaction are feasible. Feasible in forward direction. जब आप कोई बुक सॉल्व करेंगे, राइट? कोई भी बुक सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस टाइप के एमसीक्यू मिलने वाले हैं कि कौन रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। एसिड 1 इज ग्रेटर देन एसिड 2, देन रिएक्शन आर फीजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये मेरा के की वैल्यू, मतलब ये एसिड 1 का के ज्यादा, मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कब ये रिएक्शन होगा? जब ये एसिड स्ट्रॉन्गर हो और ये एसिड वीक हो। ये समझ में आया आपको? तो एसिड 1 स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिड 2, तो ये स्ट्रॉन्ग हो और ये क्या हो? वीक। ये समझ में आया? अब एसिड 1 इज वीकर देन एसिड 2, तो क्या हो जाएगा? के वैल्यू इसका ज्यादा हो जाए, तो रिएक्शन feasible in backward direction, मतलब इस तरह हो जाएगा। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है,
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इजीली H प्लस दे रहा है, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या करेगा, ये H प्लस देगा और रिएक्शन इधर जाएगा। हमने क्या बोला कि जो एसिड है इजीली H प्लस देगा, राइट? इजीली H प्लस दिया तो इसके साथ क्या हो गया, यहाँ Na आ गया और ये H2CO3 में निकल गया। पर अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया तो ये इजीली H प्लस देगा और रिएक्शन किधर मूव करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो रिएक्शन किधर जा रहा है ये पूछा जाता है। अब रिएक्शन में जनरली ये पूछा जाएगा कौन रिएक्शन देगा। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराऊं, रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिएक्शन आर फिजिबल। नहीं हुआ मतलब ये स्ट्रॉन्गर हो गया तो रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। रीजन समझा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर हुआ तो अब रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अब के पढ़ाया हुआ है, यहाँ ये जनरल रिएक्शन था। इसी को ऐसे भी, ये एग्जांपल समझा रहा है, इसी को ऐसे भी लिखेंगे एसिड 1 प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड 2। अब मैंने बाइकार्बोनेट लिया, जरूरी थोड़ी हर बार बाइकार्बोनेट हो, तो ये जनरल पॉइंट है। सॉल्ट ऑफ एसिड 2, ये किसका सॉल्ट था पता है? कार्बोनिक एसिड का। एसिड ये 2 हो जाएगा, या मैं यहां पे ऐसे लिख दूं सॉल्ट ऑफ एसिड 1, सॉल्ट ऑफ एसिड 1, राइट, प्लस एसिड 2। ये समझ में आया? ये रिएक्शन है, ये कोई भी रिएक्शन है। पहले रिएक्शन लिख देने का, बाद में ये बताने का रिएक्शन होगा या नहीं, क्योंकि रिएक्शन लिखने के बाद मुझे एसिड 1 मिला। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है तो रिएक्शन गोज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये वीक हुआ, ये स्ट्रॉन्गर हुआ तो रिएक्शन गोज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड में होगा क्या? नहीं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है आपको? रिएक्शन होगा मतलब वो फॉरवर्ड की बात करे। समझ में आ रहा है आपको? अब कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। एसिटिक एसिड ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये एसिड 1 है, ये बाइकार्बोनेट क्या हो गया? सॉल्ट ऑफ एसिड 2। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अब यहाँ पे ऐसे ही देगा, बोलेगा ये रिएक्शन होगा नहीं होगा, तो ये H इधर लेके जाओ, Na इधर लेके आ जाओ। एसिड बेस रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से। H2CO3, राइट? अब इसको मैं एसिड 1 माना। अब पहले ये ढूंढ लो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट? अब कार्बोक्सिलिक में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड? कार्बोनिक के केस में पीके इसका 6.4 है और इसका पीके एग्जैक्ट ना भी याद है तो हमें इतना तो पता है 4 पॉइंट में है, याद है या नहीं? 4.7 के आसपास था। चलो ये भी ना पता हो तो हमें ये पता है कि कार्बोनिक एसिड इज अ वीकेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वीकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो ये वीकेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग, तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। क्यों ऐसा? बिकॉज दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस वन इज अ वीक एसिड। यहाँ इनका कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। आई होप ये समझ में आ गया, समझा सबको? अब यहीं पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ये फेनॉल है, इसको बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करा दूं, अब क्या होगा? अगर ये एसिड है, H प्लस देगा, फिनॉक्साइड आयन बनाया, ONA, फिर क्या मिलेगा? H2CO3। अब बोलो क्या होगा? ढूंढो दोनों में। ये क्या है? 6.4, इसका क्या है? 10। वेरी गुड। तो दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड। क्या रिएक्शन होगा फॉरवर्ड में? फॉरवर्ड में नहीं, बैकवर्ड में होगा। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन गोज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। और मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये फॉरवर्ड में होगा? क्या रिएक्शन फिजिबल है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? तो आंसर होगा नो। ये रीजन समझा? अब क्यों ऐसा? क्योंकि जो रिजल्टेंट एसिड मिल रहा है ये स्ट्रॉन्गर है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? इजीली H प्लस देगा। अब ये H प्लस देगा या ये देगा?
ये इजीली देगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये तो समझ गया। तीसरा एग्जांपल, ये फेनॉल है, इसको NaOH से रिएक्ट करा दूं, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं ना। ये किसका सॉल्ट ऑफ एसिड होगा? वाटर का। यहाँ H आ जाए, Na इधर आ जाए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप हमेशा क्या करेंगे? रिएक्शन लिखेंगे, हो ना हो तो बाद में हम लोग लिख ही देंगे, बट जब तक रिएक्शन नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आंसर करेक्ट भी आ सकता है, रॉन्ग भी आ सकता है। बट आपने ऐसा लिख दिया, अब इजीली कंपेयर कर सकते हैं फेनॉल एंड वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक है? फेनॉल। क्यों? क्योंकि वाटर का पीके 15.7 है, हमें नहीं पता पीके वैल्यू, पर ये तो पता ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनका 15.7, इनका 10 है। नहीं पता है वीक एसिड तो पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अब ये भी बेस है और ये भी बेस है, बट ये बेस रिएक्ट कर रहा है और ये बेस नहीं रिएक्ट कर रहा है। रीजन क्या है वो समझ में आ गया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड। एनी कंफ्यूजन? अब कौन रिएक्शन देगा कौन नहीं वो समझ में आ रहा है? चलो कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अब आप बताएंगे। ये एसिडिक एसिड है स्टूडेंट, Hc डबल बॉन्ड O Na। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्शन देगा या नहीं देगा तो आप क्या बोलेंगे? चलो रिएक्शन लिख देते हैं, थोड़ा काम आसान कर दूं आपका। और ये फॉर्मिक एसिड। थोड़े बहुत तो मेरे स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। स्टेटमेंट क्या है? फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जितना भी एलिफैटिक था, अगर उसमें आई इफेक्ट नहीं है तो नॉर्मल में बताया था, तो जितने भी, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी है, ये फॉर्मिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है? वीक है। नहीं पता है इनकी वैल्यू, याद है 3.47 के आसपास, 3.7 के आसपास है, 3.4 3.7 के रेंज में है, मतलब 3 पॉइंट के रेंज में है, और ये 4.7 के रेंज में। दोनों में क्या है? ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक। रिएक्शन होगा क्या? अब कौन रिएक्शन कर रहा है कौन नहीं कर? इसी को पलट दूं तो होगा। समझ में आया? आई होप ये पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया रहेगा कि कौन रिएक्शन देगा। बिना सॉल्व किए लिख दूं क्या मैं? यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। Which molecule give positive sodium bicarbonate test? पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट का मतलब समझते हो? कौन रिएक्शन देगा? जो दे रहा है वो पॉजिटिव है, नहीं दिया नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको? अब क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। नंबर, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मीथेनॉल, वाटर, अमोनिया, HCl, HBr, HR, HCl। समझ में आ रहा है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे ले लेगा होगा, फेनॉल, नाइट्रोफेनॉल, समझ में आ रहा है?
पिक्रिक एसिड लिख दूं तो फॉर्मूला ना लिख के पिक्रिक एसिड। अब इनमें कौन कौन रिएक्शन दे रहा है, और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, पर इतना ही लिया, इतना भी सॉल्व कर लिया मतलब आपका लॉजिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया, पॉजिटिव बोला है तो मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ये दे रहा है, ये देगा, ये बेंजोइक एसिड देगा ना। बेंजोइक एसिड की वैल्यू कितनी होती है 4.2 में, राइट। बेंजोइक एसिड देगा रिएक्शन। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोनिक से स्ट्रॉन्गर होगा। मैंने क्या बोला, कार्बोनिक एसिड इज अ वीकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं समझा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये तो रिएक्शन देगा। व्हाट अबाउट दिस मिथेनॉल, मिथेनॉल अल्कोहल है, ये अल्कोहल वीक एसिड, इनका पीके वैल्यू 15.5, ये रिएक्शन देगा क्या, नहीं, नेगेटिव। वाटर देगा, अगर मैं इनकी बात करूं यहाँ पे HCl, HCl देगा, यहाँ धोखा होगा। HCl क्या है दिखने में, तो इनके मैंने जानबूझ के इसी फ्लो में लिखा है। ये फ्लो में क्यों लिखा है, HCl दे रहा है, HBr दे रहा है, HI दे रहा है, तो HCl भी देगा। HCl का पीके वैल्यू कितना है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दे रहा है। अच्छा ये नहीं दे रहा है, इसके बाजू वाले दे रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, अरे एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को ना किंग ऑफ एसिड बोला था, एसिड का राजा, तो इनको रानी बना दो। ये पॉजिटिव है, राइट। फेनॉल देगा क्या, पीके वैल्यू 10 नहीं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देगा, इनका पीके वैल्यू 7.1 है, 7.2 है, ये भी लिख दिया मैंने। अब बोलो देगा या नहीं, नहीं देगा, क्योंकि कार्बोनिक का कितना होता है 6.4, लिखा है ना। अब पिक्रिक एसिड देगा या नहीं, यस और नो। इसका पीके याद है 0.7, तो देगा या नहीं, ये तो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक से इधर जितने भी है ना, अगर मिनरल एसिड को छोड़ दिया जाए तो बाकी से स्ट्रॉन्गर होता है। इसका पीके वैल्यू कितना है 0.75 के लिए, तो ये देगा, आया ना, ये पॉजिटिव देगा। ये समझ में आया, कौन देगा रिएक्शन, कौन नहीं देगा रिएक्शन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन रिएक्शन फॉरवर्ड में देगा, कौन बैक। अब रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, या फिर वहां पे ये भी पूछ सकते हैं ना, कौन बाइकार्बोनेट देगा, कौन NaOH। NaOH का वाला क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाएगा, रीजन की इसका जब ये निकलेगा तो 15.7 ना, तो ये सब आ ही जाएंगे जितने भी है, अमोनिया को छोड़ दिया जाए। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? यही अल्काइन ले लूं तो इसी के साथ अल्काइन ले लूं, क्या रिएक्शन देगा, नहीं। तो एसिडिक नेचर खत्म, अब स्टार्ट होगा आपका बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। तो सबसे पहले बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का बेसिक पॉइंट। बेसिक नेचर मतलब इनको डिफाइन अगर करना है तो एसिड किया हुआ है, बेस उल्टा, नहीं भी डिफाइन करूं तो भी चलेगा, पढ़ाया हुआ है एक साथ। और फिर भी अगर अरेनियस की बात करें, अकॉर्डिंग टू अरेनियस क्या होगा, OH माइनस डोनर इन एक्वेस फेज, राइट। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, बोलो जरा, H प्लस एक्सेप्टर फ्रॉम एन एसिड। H प्लस मतलब कोई एसिड देगा, तो जो एसिड से H प्लस ले सके उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस। अब लुईस बेस क्या होता है, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन दे, जो लेता है वो लुईस एसिड, जो देता है वो लुईस बेस। तो इलेक्ट्रॉन
rich group, electron rich group are Lewis base, electron deficient group are Lewis acid. तो Lewis base कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही डोनेट करेगा, समझ में आ रहा है? हर कोई डोनेट करेगा क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज अ लुईस बेस, जिसको हम इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे। अब अगर आपको याद होगा तो K और PK हमने पढ़ा था, राइट? सेम यहाँ पे भी होगा, KB एंड PKB। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लेता हूँ, KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। तो PKB क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। ये समझ में आ रहा है? ये भी 2 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? एसिड के लिए कार्बेनाइन क्या पढ़ा था आपने? स्टेबल कार्बेनाइन, मोर एसिडिक नेचर। यहां क्या होगा? अनस्टेबल कार्बेनाइन, स्ट्रॉन्गर बेस। बेस कौन स्ट्रॉन्गर होगा? जिनका एनायन क्या हो? अनस्टेबल, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो क्या हो जाएंगे? बेसिक नेचर ज्यादा। और यहां पे अगर मैं कैटायन की बात करूं, इन द टर्म्स ऑफ कैटायन, इन द टर्म्स ऑफ कैटायन, तब क्या होगा? स्टेबल कैटायन, स्टेबल कैटायन स्ट्रॉन्गर बेस, अनस्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर बेस। After gaining H plus ion, after gaining H plus ion, more stable cation, more is the basic nature. अगर ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह अगर कोई बिहेव कर रहा है, किसी ने H प्लस लिया है, कोई बेस है वो H प्लस गेन किया है, तो H प्लस गेन करने के बाद क्या बनेगा? कैटायन बनेगा, न्यूट्रल से कैटायन बन गया। अब वो कैटायन कितना ज्यादा स्टेबल है वही उसका बेसिक नेचर होगा, जितना स्टेबल उतना स्ट्रॉन्गर बेस। समझ में आया? एसिड H प्लस देने के बाद कितना स्टेबल एनायन होगा वो उसका एसिडिक नेचर। बेस H प्लस गेन करने के बाद कितना ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा वही उसका बेसिक नेचर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या तो कोई डाउट? ना। अब कुछ एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं। अब मैं डायरेक्टली अमाइन का एग्जांपल ले लेके बेसिक एग्जांपल की बात करूंगा। पहले कुछ बेसिक एग्जांपल। पहले एग्जांपल में CH3 माइनस लिया है, NH2 माइनस लिया है, OH माइनस लिया है और F माइनस लिया है। अब मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट, यहाँ पे KB की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KB? बेसिक नेचर। कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा? अरेंज द मॉलिक्यूल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक। डिक्रीजिंग बोला तो पहले स्ट्रॉन्गर, इंक्रीजिंग बोला तो पहले वीक। समझ में आ रहा है? तो अब इनको अरेंज करिए जरा। सबसे ज्यादा कौन बेसिक? कौन? CH3 माइनस। क्यों? अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कौन सा रूल होगा? EN रूल, EN रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस। अगर मैं सेकेंड एग्जांपल लूं यहीं पे, ये एग्जाम में पूछे गए। अब यहाँ पे अच्छा, आप जब KB वैल्यू निकालेंगे ना तो आप स्टेबिलिटी ढूंढ लो एनायन का, और जो स्टेबिलिटी आए उसी का उल्टा कर लो। क्यों बता रहा हूँ? एनायन का केस जब दिया है ना तो एनायन आपने एसिडिक नेचर में पढ़ा हुआ है, ज्यादा स्टेबल मोर एसिडिक। तो अब स्टेबल का ऑर्डर जो मिला ना उसका उल्टा कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों मिल गए।
स्टेबल का ऑर्डर पढ़ा है, जो ऑर्डर है वो एसिडिक नेचर। अब उसकी ऑर्डर के रिवर्स में जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो हमने पढ़ा एक ही टॉपिक, अप्लाई किया दोनों में, तो खाली समझने का है आपको। अब यहाँ कौन ज्यादा बेसिक होगा? क्वेश्चन क्यों, यहाँ कौन से रीजन से ये हो रहा है? ईएन रूल के हिसाब से। अब ईएन रूल किसके बेस्ड ऑन हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? ईएन रूल इसको भी बोलेंगे, बट यहाँ ईएन रूल किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? तो CH3 CH2 माइनस, देन समझ में आ रहा है आपको? अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ एस, परसेंटेज ऑफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, ये पॉइंट है। अब EN किसका ज्यादा होगा? SP का, देन SP2 का, देन SP3, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, राइट? ये समझ में आ रहा है? ये दोनों एग्जांपल समझे आपको? Let's go through once. थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे। यहाँ निगेटिव चार्ज ले रहा हूं, ये निगेटिव चार्ज है। अब आपको खाली ये सोचना है कि बेसिक नेचर कहां पे ज्यादा है, राइट? ये एग्जांपल में क्या दिख रहा है? ये 3 कार्बन निगेटिव चार्ज, इधर भी 3 कार्बन निगेटिव चार्ज, एक कार्बन अटैच है, एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे भी 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, निगेटिव चार्ज उतने ही है। समझ में आया? अब कौन सा रोल होगा यहाँ पे और किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? केबी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, विच केबी वैल्यू इज हायर? थर्ड वन। तो ऑर्डर क्या होगा? 3 2 1। रीजन क्या है स्टूडेंट? प्लस आई। कुछ तो समझ में आ रहा है ना? तुक्का तो नहीं मारे ना? ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई, और यहाँ पे भी प्लस, ये अल्काइल भी प्लस आई है, बट ये सब में कॉमन है तो मैं इनकी बात ही नहीं किया। यहाँ पे एक प्लस आई बढ़ गया, इधर दोनों, ये तो सब में सिस्टम सेम ही है ना। अब यहाँ बढ़ा क्यों? बेसिक नेचर बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई। यहाँ 2 प्लस आई है, इसलिए ये ज्यादा होगा। O minus, O minus, O minus. Which one is the stronger? Basic in nature. KB वैल्यू की बात करें सर, किसका बेसिक नेचर ज्यादा है? थर्ड का। क्यों? प्लस आई इंक्रीजेस, सिस्टम सेम, प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। So 3 2 1। ये समझ में आया? अब बात कर लेते अमाइंस के बेसिक नेचर। अब नॉर्मल ऐसे कोई एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे, यस और नो। यहाँ पे आई इफेक्ट और ये सब देखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। बेसिक नेचर of amine, basic nature of amine। अमाइन के बेसिक नेचर में 2 फेज में होते हैं, वन इज अ गैसियस फेज, अदर वन इज अ एक्वस फेज। जब मैं गैस फेज की बात करूंगा, गैस फेज, तो गैस फेज जो है ना स्टूडेंट, वो बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट होता है। कौन से बेस्ड ऑन? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो गैसियस फेज मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, गैसियस फेज मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बेसिक नेचर बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहां ध्यान देंगे कि डिग्री ऑफ अमाइन में 1 डिग्री अमाइन है
RnH2, यहाँ पे RnHR और यहाँ पे RnR, राइट। ये अमाइन 1 डिग्री है, सेकेंड 2 डिग्री अमाइन है, एंड दिस वन इज 3 डिग्री अमाइन। ये अमाइन का नेचर समझ में आ रहा है। अब ये जो अमाइन है स्टूडेंट, इस अमाइन के पास एक लोन पेयर है, इधर भी NH के पास भी एक लोन पेयर है, तीनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी ग्रुप की बात करूं सेम है, बट यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई है, इधर 2 अल्काइल है जो प्लस आई है, यहाँ पे 3 अल्काइल है जो प्लस आई है। तो होंगे क्या, अल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई होने की वजह से प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, और बेसिक नेचर के लिए हम क्या देखते हैं, किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों में सबसे ज्यादा किधर है, थर्ड। क्यों, क्योंकि देयर आर 3 प्लस आई, देन सेकेंड रीजन देयर आर 2 प्लस आई, देन फर्स्ट देयर आर 1 प्लस आई। तो ड्यू टू प्लस आई नेचर, based on inductive effect, the order of amine is 3 degree amine are more basic than 2 degree amine than 1 degree amine। समझ में आ रहा है, ये है वैल्यू ऑफ Kb। ऑर्डर क्या बोल सकता हूं मैं, 3 2 1, 3 2 1। ये ऑर्डर किसके लिए है, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, द डिग्री ऑफ अमाइन बेसिक नेचर 3 2 1, 3 2 1। यहाँ कोई कंफ्यूजन, क्यों ऐसा हुआ वो समझ में आया, रीजन समझ में आ रहा है। अब इसके बेस्ड ऑन एग्जांपल लिया जाए तो ये इथाइल अमाइन है विच आर 1 डिग्री, डाई इथाइल अमाइन 2 डिग्री, ट्राई इथाइल अमाइन 3 डिग्री। अब बेसिक नेचर की बात करें, केबी वैल्यू किसका ज्यादा होगा, थर्ड। इसको अगर मैं ए बी मान लूं और ये सी, तो क्या हो जाएगा, सी बी ए, रीजन यहाँ लिखा भी है और हम बोल सकते हैं प्लस आई। समझ में आ रहा है। सेकेंड एग्जांपल, साइक्लिक चेन ले लूं मैं, नाइट्रोजन रिंग में है, यहाँ पे अल्काइल चेन है, द डिग्री ऑफ अमाइन इज 3 डिग्री। समझ में आ रहा है क्यों, यहां नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये H है और ये N है, 2 कार्बन चेन, द डिग्री ऑफ अमाइन इज 2। ऐसा NH2 ले लूं मैं, द डिग्री ऑफ अमाइन इज 1। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब बेसिक नेचर क्या होगा, Kb वैल्यू, Kb इज 1 2 3, ये 1 2 3 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, डिग्री ऑफ अमाइन ये 3 है, तो चाहिए ABC लिख देता हूं मैं। समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ABC। कोई कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, ऐसे इतना मोर देन इनफ है, ये NH2 है, ये NH है, ये इस तरह से, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो अगर Kb की बात करूं, वही ऑर्डर ABC है, तो क्या लिखेंगे, CBA। रीजन समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान। अब गैसियस फेज समझ में आ रहा है कि गैसियस फेज में क्या ऑर्डर है क्या नहीं है, राइट। बेसिक नेचर इन एक्वेस फेज। अब कौन सा फेज आया है, एक्वेस फेज। समझ में आ रहा है, बेसिक नेचर इन एक्वेस फेज। एक्वेस फेज में बेसिक नेचर क्या होगा, द Kb वैल्यू इज, ये स्टैंडर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है, 2 डिग्री अमाइन इज मोर देन 3 डिग्री अमाइन देन 1 डिग्री अमाइन।
Kb वैल्यू किसका ज्यादा होगा 2 3 1 दैट मींस 2 degree amine is more basic than 3 degree then 1 degree. the order of amine is 2 3 1. 2 3 1. बट ये जो R है R मतलब अल्काइल तो if R not equal to मिथाइल R क्या नहीं होना चाहिए R क्या नहीं होना चाहिए मिथाइल Kb is equal to 2 degree amine then 1 degree amine then 3 degree amine 2 1 3 ऑर्डर ऑफ amine क्या है 2 1 3 बट कब if R equal to CH3. समझ में आया अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके रीजन पे ध्यान देंगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ अमाइन ये एक्वेस फेज अब आपको कई बार बोला होगा जब एग्जामिनर को आपसे ये वाला आंसर चाहिए तो क्लियरली मेंशन रहेगा क्वेश्चन में गैसियस फेज या फिर बेस्ड ऑन इंडक्टिव फेज गेटिंग माय पॉइंट बट ये आंसर नहीं चाहिए तो कुछ नहीं बोला रहेगा अब कुछ नहीं बोला है तो ये पॉइंट हमें पता है कि अगर कुछ नहीं बोला तो कौन सा फेज होगा एक्वेस या कभी कभी पूछ भी सकता है कि बेसिक नेचर इन एक्वेस फेज तो तब तो आप यही ऑर्डर अप्लाई करेंगे और नहीं भी बोला है तो यही ऑर्डर अप्लाई करना है गेटिंग माय पॉइंट अब यहाँ तो हम पढ़ रहे थे 3 2 1 चिल्ला चिल्ला के हम सॉल्व कर रहे थे 3 2 1 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इजी था अब ऐसा क्यों हो गया तो ये जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फैक्टर आता है अमाइन का यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आता है क्राउड जिसको बोलते हैं क्राउडिंग इफेक्ट और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी आते हैं तीनों को मिला के जब कंक्लूजन आया तो ये ऑर्डर समझ में आया तो सबसे पहले बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी फैक्टर बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी फैक्टर अब सॉल्युबिलिटी क्या बोलता है कि जिसका साइज जितना कम पहली बार और जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस होंगे समझ में आ रहा है मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर इज द सॉल्युबिलिटी राइट जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस उतना सॉल्युबिलिटी और दूसरा जितना साइज कम होगा उतना इजीली क्या होगा सॉल्युबल होगा तो डिग्री ऑफ अमाइन की जो सॉल्युबिलिटी है 1 डिग्री अमाइन आर मोर सॉल्युबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री अब अमाइन जो इजीली सॉल्युबल होगा तो क्या होगा लुक एट दिस ये RNH2 है राइट जब वाटर ले लेंगे रिवर्सिबल केस में तो ये RNH3 प्लस बनेगा और OH माइनस तो एक्वेस फेज में ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है OH माइनस अब जो जितना तेजी से डिसॉल्व होगा उतना तेजी से OH माइनस देगा तो डिग्री ऑफ अमाइन क्या हो जाएगा 1 2 3 समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 1 डिग्री सॉल्युबिलिटी की बात करूं मैं पहले सॉल्युबिलिटी लिखता हूं बाद में डिग्री ऑफ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा 1 डिग्री अमाइन आर मोर सॉल्युबल देन 2 डिग्री अमाइन देन 3 डिग्री अमाइन ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो Kb वैल्यू बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा ये जो फैक्टर बता रहा हूं ये जो मैं Kb वैल्यू बता रहा हूं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन समझ में आ रहा है या नहीं या बेसिक नेचर Kb मतलब बेसिक नेचर ये पॉइंट समझ में आ रहा है अब यहीं पे अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूं सेकेंड पॉइंट बेस्ड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब स्टेरिक फैक्टर राइट हिंड्रेंस फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग फैक्टर क्राउडिंग इफेक्ट क्या होगा 1 डिग्री अमाइन है यहां 2 डिग्री अमाइन है और यहां पे 3 डिग्री अमाइन है क्राउडिंग फैक्टर क्या बोलते हैं क्राउड जब बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा राइट और दोनों के बीच में जब रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा अब क्राउड कहां पे ज्यादा है 3 डिग्री में फिर 2 डिग्री में फिर
1 डिग्री में, तो इसका बेसिक नेचर कम, सबसे ज्यादा इसका, किसके अकॉर्डिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा या केवी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3, यस और नो? तो बेसिक नेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 2 3, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब तीसरा जो फैक्टर आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव क्या बोलते हैं, RnH2 है, ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने किया हुआ है, राइट। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, केवी वैल्यू क्या होगा, 3 2 1, ये किसके अकॉर्डिंग है, बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। अब तीनों का कंक्लूजन, तीनों में 2 डिग्री जो है पहले ही आ रहा है, मतलब इनसे सेकंड पे 2 डिग्री आ रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, 2 डिग्री अमाइन इज मोर देन 3 देन 1। अब कहीं कहीं 3 डिग्री ज्यादा है, कहीं कहीं 3 डिग्री कम है, इसलिए देखो कहीं यहाँ। अब इनका मेन ये रीजन समझ में आ गया कि आफ्टर डिस्कशन ऑफ ऑल थ्री कॉन्सेप्ट, द ऑर्डर ऑफ अमाइन या बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इन एक्वस फेज इज 2 3 1 2 3 1 if are not equal to methyl, and order of amine is 2 1 3 if are equal to methyl। ये पॉइंट समझा, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, राइट। अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं, ये तो समझ गया, अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड बेस, बेस क्या होते हैं, जो H प्लस गेन करते हैं। अगर कोई 1 डिग्री अमाइन है, H प्लस गेन किया, तो RnH3 बनेगा, राइट, और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर मैं इसको एक्वस फेज ले लूं, तो एक्वस फेज में ये क्या हो जाएगा, RnH H यहां प्लस, राइट। अब एक्वस फेज है तो क्या होगा, OH2 हाइड्रोजन है ना, तो वाटर O से O टर्मिनल से आएगा OH2 और इधर भी OH2। अब वाटर का क्राउड यहाँ पे बढ़ रहा है ना, वाटर का क्राउड बढ़ा तो उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ वाटर, SH2 वाटर इंक्रीजेस, वाटर का क्राउड बढ़ रहा है, SH2 वाटर इंक्रीजेस, Kb वैल्यू डिक्रीजेस, SH2 वाटर इंक्रीजेस, क्राउड बढ़ रहा है ना, तो Kb कम होगा। यहाँ क्राउड किसका बढ़ रहा है, वाटर का, समझ में आ रहा है। SH2 water, steric hindrance of water, increases, Kb value decreases, ये पॉइंट समझा। अब 1 डिग्री अमाइन में क्या होता है, इन 1 डिग्री अमाइन SH2 water more dominating over inductive और कंपेयर टू इंडक्टिव, ये पॉइंट समझा। इंडक्टिव को प्रेफरेंस कम है, SH2 वाटर को प्रेफरेंस ज्यादा। अगर ऐसा 2 डिग्री अमाइन लोन पेयर है, किसी H प्लस के साथ जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, RnRHH, राइट। यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यही अगर एक्वस फेज की बात करें तो ये क्या कर लेगा, OH2, राइट। मैं यहीं पे एक्वस फेज लिख दूं, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे भी वाटर बढ़ रहा है, वाटर का क्राउड बढ़ रहा है, भले कम बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है ना। SH2 water increases,
Kb डिक्रीज है। अच्छा ये सब में होगा, तीनों 3 डिग्री अमाइन में भी होगा। वाटर तो बढ़ ही रहा है, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो। तो ऐसे केसेस में अब 2 डिग्री में इन 2 डिग्री अमाइन इंडक्टिव इज मोर डोमिनेटिंग ओवर SH2। अब यहां 2 डिग्री अमाइन क्यों स्ट्रॉन्गर होता है पता है? यहां इंडक्टिव फेवर कर रहा है, बाकी में SH2 वाटर फेवर कर रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि इंडक्टिव जब फेवर करेगा, इंडक्टिव क्या करता है? प्लस आई इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। तीसरा 3 डिग्री अमाइन की अगर बात करें, RNR एक लोन पेयर है तो H प्लस गेन कर सकता है ये, RN RR H इस तरह से है, OH2 राइट। अब होगा क्या, यहां पे भी वाटर क्राउड बढ़ रहा है, इनके कंपेयर में यहां कम बढ़ रहा है बट बढ़ तो रहा है राइट, वाटर आ रहा है। अब क्राउड बढ़ेगा, SH2 वाटर अगर इंक्रीज होगा, SH2 वाटर इंक्रीजेस, Kb वैल्यू और Kb डिक्रीजेस तो बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीजेस। अब यहां पे इन 3 डिग्री अमाइन SH2 वाटर more dominating over inductive इफेक्ट। ये समझ में आया? और यही रीजन है ये 2 डिग्री से ज्यादा। अगर इंडक्टिव यहां डोमिनेटिंग होता तब क्या होता? ये 2 डिग्री से ज्यादा होगा, इसका बेसिक नेचर। ये पॉइंट समझा? अब यहां पे कंक्लूजन, ये जो ऑर्डर ऑफ अमाइन है ये फिर से लिखने की जरूरत है कि ऑर्डर 2 3 1 2 1 3। अब यहां पे ना मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, इन दोनों एग्जांपल को अपने को समझना इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जांपल कौन सा? इसके बेस्ड ऑन राइट। 2 डिग्री तो हमेशा बेसिक ज्यादा है, मैं खाली क्या कर रहा हूं 3 और 1 एंड 3 ले रहा हूं। एक एग्जांपल है मेरा CH3 CH2 NH2, ये क्या है? इथाइल अमाइन विच आर 1 डिग्री अमाइन, गेटिंग माय पॉइंट। और CH3 CH2 N CH2 CH3 और यहां पे CH2 CH3, ये 3 डिग्री अमाइन है। यहां समझ में आ रहा है? अब होगा क्या, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, जब साइज बढ़ता है मिथाइल को छोड़ के बाकी कोई भी अल्काइल आता है यहाँ पे 1 डिग्री एंड 3 डिग्री के कंपेयर में, तो वहां पे इंडक्टिव को प्रेफरेंस मानते हैं। इन दोनों में कौन डोमिनेटिंग है? इंडक्टिव। अब अगर इंडक्टिव डोमिनेटिंग माना तो 3 डिग्री ज्यादा एंड देन 1 डिग्री। तो ऑर्डर समझ में आया कि व्हाई दिस वन। अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल भी लिख रहा हूं, फिर आंसर बताऊंगा। आंसर तो समझ ही गया है। मिथाइल अमाइन ले लिया और मैंने क्या ले लिया? टर्सरी मिथाइल अमाइन। जब साइज मिथाइल है, मिथाइल का साइज छोटा है और मिथाइल का साइज छोटा है ना, तो ये इजीली डिसॉल्व होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी का फैक्टर कम होगा, समझ में आ रहा है? और ये मिथाइल साइज में सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर सबसे ज्यादा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दोनों में कौन इजीली डिसॉल्व होगा? मिथाइल अमाइन। कौन कम होगा? ये। समझ में आ रहा है? अब यहां पे इंडक्टिव भी है बट डोमिनेटिंग किसको प्रेफरेंस दिया मैंने? सॉल्युबिलिटी को। सो ड्यू टू सॉल्युबिलिटी फैक्टर मिथाइल अमाइन आर मोर बेसिक देन टर्सरी अमाइन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इफ R is methyl then the order is 2 1 3। ये समझ में आया? ये दोनों पे हमें समझना था। And not only ethyl, any other alkyl order जो होंगे, the order of preference
इंडक्टिव इज मोर डोमिनेटिंग ओवर सॉल्युबिलिटी, पॉइंट क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है? सो यहां पे आप चाहिए तो लिख सकते हैं कि केबी वैल्यू बी इज मोर देन ए, इसको बी मान ले रहा हूं मैं, ये फर्स्ट एग्जांपल 1 2 एग्जांपल के लिए है, तो ए और बी, राइट? बी इज मोर देन 1, रीजन क्या है? इंडक्टिविटी। ये समझा या नहीं? नाउ ए और बी में ए इज मोर देन बी, रीजन क्या है? सॉल्युबिलिटी फैक्टर। रीजन क्या है? सॉल्युबिलिटी फैक्टर। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तीसरा सॉल्युबिलिटी का एक और एग्जांपल लेता हूं। कहां सॉल्युबिलिटी को, अच्छा मैं सॉल्युबिलिटी कभी कभी यूज कर रहा हूं, कभी कभी इंडक्टिव यूज कर रहा हूं, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। जब भी एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या कोई कॉन्सेप्ट की बात होती है, ये बेसिक नेचर में ना पहले एक्सपेरिमेंट किया था, पहले केबी वैल्यू फाइंड आउट किया, डेटा आने के बाद रीजन बनाया जाता है, रीजन के बाद डेटा नहीं आता, पहले डेटा आएगा। अब डेटा क्या देखा गया, ये ज्यादा बेसिक ये कम बेसिक, सो व्हाट इज द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहां ये कंक्लूजन निकाला गया कि सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है। गेटिंग माय पॉइंट? जब इसके डेटा को कंपेयर किया गया तो यहाँ इसका बेसिक नेचर ज्यादा, इसका कम, तो अब यहाँ रीजन अगर सॉल्युबिलिटी का ले तो तब तो ये ज्यादा होना चाहिए, मतलब तब रीजन कंक्लूजन क्या निकला होगा, मतलब यहाँ इंडक्टिव डोमिनेटिंग है, सॉल्युबिलिटी लेस प्रेफरेंस पे। गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड एग्जांपल में हमने इथाइल अमाइन लिया है और यहां आइसोप्रोपाइल अमाइन लिया है। जब आप किसी बुक में देखेंगे तो जनरली समझ में आएगा, लोग इसमें इसको ज्यादा बेसिक बता देते हैं, इसको कम, पर रीजन क्या है? जब जनरली बातें होती हैं कि जब जनरली सेम डिग्री ऑफ अमाइन होता है तो जिसका आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है उसका बेसिक, अब आई तो इसका स्ट्रॉन्गर है, पर जब आप केबी वैल्यू देखेंगे ना एक्सपेरिमेंटली, केबी वैल्यू इसका ज्यादा होता है, इसका कम, नहीं समझा? एक्सपेरिमेंटली केबी वैल्यू इसका ज्यादा, इसका कम, और बहुत लेस डिफरेंस है, 0.2 के आसपास डिफरेंस है। तो ऐसे केसेस में देखा कंक्लूजन क्या निकला, वंस अगेन सेम, इसका साइज कम, इसका साइज ज्यादा, साइज फैक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी 1 इज मोर देन 2, तो केबी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन 2। ये समझा या नहीं? रीजन क्या है कि ये छोटी साइज क्या है, इजीली डिसॉल्व होगा, बेसिक नेचर ज्यादा, साइज ज्यादा हुआ, सॉल्युबिलिटी कम, तो बेसिक नेचर कम। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? जस्ट गो थ्रू वंस, दैट्स ऑल।